अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के बाद जहां ये खदशात पैदा हो गए थे कि इंतखाबात में शायद ताख़ीर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इंतखाबात के हवाले से जो जो एक खदशात थे वो खदशात अब ख़त्म हो गए और तकरीबन जो तमाम जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुशाइंद भी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरी जानिब अगर सियासत की हम बात करें तो जहां एक तरफ मुस्लिम लीग नून को बाज़ रहनुमा जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके जो अपने पुराने साथी हैं जिसमें मेहताब अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, उनसे मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इन खबरों की अभी तक तस्दीक नहीं की। सरफराज बुगटी साहब ने भी वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो छोड़ दिया है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और ये जो खदशात थे कि इंतखाबात में शायद ताख़ीर हो, क्या अब वो रास्ता भी बंद हो गया है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। अशतर औसाफ साहब साबिक अटार्नी जनरल और सीनियर कानूनदान है, वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, वो फैसला आपके सामने है। इस फैसले के बाद अभी इंतखाबात के हवाले से आपको कोई रुकावट, कोई खदशा कानूनी तौर पर नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हतमी अभी नहीं है। वो एक ऐसा ऑर्डर है जिसको आप इंटरिम मेजर कहते हैं। हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर था वो हतमी नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ टर्मोइल हुआ वो हम सब ने देखा। हाई कोर्ट को उस पिटीशन को की पजीराई नहीं देनी चाहिए थी। और अब मैं सुन रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इसी नौयत की एक पिटीशन जो है वो मंडे को लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाएगा या बताया जाएगा तो वो इस पे कोई किसी किस्म की पेशरफ नहीं करेंगे। इस तरह की पिटीशन जो है उनकी पजीराई नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह लोग जो इसके बारे में बेपरखी कर रहे हैं और रिस्पॉन्डेंसी कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं कि इलेक्शंस होना जो है वो शायद मुमकिन ना हो, उन सब की ना सिर्फ हौसला शिकनी करनी चाहिए, बल्कि हम सबको मिल के एक ऐसा फजा पैदा करना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन की ममदूह हो, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करे और इलेक्शन जो है जो अब तारीख आ चुकी है उसी तारीख पे हो जाए। जी। तो अशतर रसाब साहब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि शायद वो दरख्वास्त जो वो टेकअप ना की जाए हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल जो भी रिकॉर्ड था, जो केस था, वो अपने पास तलब कर लिया, वो सारा बुला लिया है कि अगर उन्होंने ज़रूरी समझा तो वो केसेस जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे। तो कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अलावा अगर दीगर सूबों में भी हाई कोर्ट्स में इस तरह की नोयत की अगर कोई दरख्वास्त आती है तो वो भी शायद टेकअप ना हो कल के हुक्म के बाद? बहुत ही अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस काबिल सताइश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये एफर्ट कि उन्होंने जितनी तेजी से उस पिटीशन फाइल की और उसको चैलेंज किया ऑर्डर को, जिसकी वजह से पूरा मुल्क एक टर्मोइल में चला गया था, एक भौचाल सा आ गया था। मुझे यकीन है कि अब जो लाइव टेलीकास्ट हुआ उसकी वजह से भी लोगों को और ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसको पूरा जो प्रोटेक्शन हासिल है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तमाम हाई कोर्ट्स को भी जरूरत इसी बात की है कि वो और तमाम जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं वो तमाम इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें, ना कि रोड ब्लॉक्स या स्पीड ब्रेकर्स लगाएं। ये सारे मामला जो हैं वो कुछ उसलूबी से होने चाहिए। लेकिन सर, इस वक्त जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अगर चैलेंजेस दरपेश आएंगी तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगी, या आप समझते हैं कि नहीं, ऐसी सूरत हाल जो वो पैदा नहीं होगी? एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। आइन ये कहता है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसकी मदद भी करेंगे, उसकी जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाय सेल्फ एक आइनी इदारा है और मुझे यकीन है कि वो अपने इख्तियारात का पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक चैलेंज लेकिन सर की अब बात है सुप्रीम कोर्ट जी ने, जी,
जहां तक चैलेंजेस की बात है, जी, जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी राह मुतय्यन कर दी है कि अब सिर्फ एक ही इदारा है हाँ। जहां पे आप इन मामलात को आगे लाना चाहेंगे और ला सकेंगे, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर कोई है, कोई हल्का बंदियों के ऊपर है, कोई लिस्ट के अंदर रद्दबदल की बात है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पूरे इख्तियारात हैं। लोगों को चाहिए कि वहां पे पहले रिव्यू करें, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। लेकिन सर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल के फैसले के हवाले से उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का फिर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक इंतखाबी निशान का मामला है कि तहरीक इंसाफ से वो वापस लिया जाएगा, बतौर सीनियर कानूनदान सर आपको नज़र आ रहा है कि ये मामला इतना संगीन है, जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान है वो वापस लिया जा सके? देखिए, ये बात जो है ना, इंतखाबी निशान वापस लेने की या पार्टी को बैन करने की या ये सारी चीजें, इससे जो है वो इलेक्शन की राह हमवार नहीं होती। अ, देखने का मामला जी। तो ये है कि ये चीजें भी अगर बीच में आ जाएं, तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कंटेंशियस हो, यानी जिसके अंदर हम्म। एक बाहर तनाज़े की सी सूरत हो। जहाँ तक जो है पीटीआई, माफी चाहता हूँ, पीटीआई का जो किरदार रहा है, उसकी लीडरशिप जो जो नॉन सीरियस लीडरशिप है बशमूल इमरान खान के, हम्म। तो उनका किरदार कोई इतना काबिल सताइश नहीं रहा इलेक्शन के मामले में। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो कहते हैं धांधली हुई, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई है नहीं। तो ये हम्म। जो अच्छा अच्छा है वो तो हड़प करने को तैयार हैं, और जो बुरा है उसको थू थू करने की, जो 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 उनको बुरा हम्म। लगता है उसके मुताबिक वो थू थू करते हैं। तो ये एक हम्म। माइंड सेट है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। ये मैं एज हाँ। हाँ। सिटीजन बात कर रहा हूँ। कानून में सारी गुंजाइशें मौजूद हैं, कानून में वाकई ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए जाए तो उसकी फिर ताज़ीबी कार्रवाई होती है, इंक्लूडिंग कि आपको वो इलेक्शन का निशान ना मिले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, और जो संजीदा लोग हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हम्म। प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेंगे बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि वहां पे कोई अभाव न रह जाए। नजरीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अशतर रोसाब साहब से यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी वो भी तहरीक इंसाफ की ही तरफ से थी। ये अलग बात है कि कुछ रहनुमाओं ने उसको डिसोन किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करती तो ये मामला किस तरफ जाता सर? अगर सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इसके ऊपर इंटरवीन न करती तो आपने देखा कि सारी बातें, सारी तवानाइयाँ, सारी गुफ्तगू, सारी सोच सिर्फ इसी चीज पे मरकूज हो गई थी कि अब इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बर वक्त इसमें ऑर्डर पास करके एक बहुत काबिल तहसीन काम किया है, और ये डेमोक्रेसी की तरफ एक मजबूत कदम है। हम्म। लेकिन सर इसी के साथ साथ अभी जो मियाँ साहब के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है, उनके खिलाफ जो केसेस थे, एतजाज़ एहसन साहब की राय इस हवाले से मुख्तलिफ है, या दीगर रहनुमाओं की भी कुछ राय जो है वो उनमें तजाद नज़र आ रहा है। बतौर सीनियर कानूनदान सर आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के लिए अब इंतखाबात लड़ने के लिए या कोई इस तरह की रुकावटें या कोई मुश्किलात तो कानूनी तौर पर नहीं होंगी? जो केसेस उनके खिलाफ थे वो तकरीबन उनको रिलीफ मिल चुका है। देखिए, दो तरह की उनके खिलाफ मामला थे। एक सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन था कि वो हम्म। सादिक और अमीन नहीं है, और वो डिक्लेरेशन आया हम्म। अकामा के मामले में। और अकामा अगर याद करें आप, तो अकामा ये था कि उनके बेटे की एक कंपनी थी दुबई में, जिसके बिल्कुल। जिसके वो चेयरमैन थे, और उनकी एक तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, विच वॉज सिम्बॉलिक ओनली। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चाहे वो सिंबॉलिक है चाहे कुछ है, वो आपका एक एसेट है, आपने डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि उसकी डिक्लेरेशन हम्म। या नॉन डिक्लेरेशन का उनकी जो एलिजिबिलिटी या
उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि जब तक के कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, इस तरह की डिक्लेरेशन जो है उसको करना या उसको अख्फा करना, उसका कोई असर नहीं होता। तो वही एक आ गई बात। दूसरी बात आ गई उनकी जो थी कन्विक्शन की वजह से उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी। कन्विक्शन आपने देख लिया कि वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में जिसमें उन्होंने कहा कि ये दायमी है, उसमें ये कहा गया था कि चूंकि पार्लियामेंट ने इसकी कोई किसी किस्म की सजा की कैप नहीं दी, यानी उसकी सजा की मुकर्रर मुय्यन नहीं है, मुय्यन नहीं की सजा की कितने साल होगी, तो हम तसव्वुर करेंगे कि दायमी है। अब पार्लियामेंट ने कानून में ला दिया, 232 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, एक्ट में जी उसके अंदर यूं है कि 62(1)(f) के तहत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसकी मुद्दत मुअय्यन कर दी, और ये मुअय्यन कर दी फ्रॉम 2017, तो फिर वो 5 साल है। अब अगर उनके वो 5 साल गुजर चुके हैं तो वो खत्म हो गया, और बाकी गुजर चुके हैं। तो मुझे बिल्कुल, लेकिन अशतर रोसा साहब, माजरत मैं आपकी सर बात काट रहा हूँ, लेकिन एक केस में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट और आइन जो हैं वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में ये जो सज़ा वाला मामला था शायद उस तरफ उनका इशारा हो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसको कलअदम करार दिया जाता है, तो फिर तो मुश्किल असर पैदा हो सकती हैं? जी, यकीनन अगर उसको कलअदम करार दिया जाए तो फिर होगा, लेकिन जब तक कि वो स्टैट्यूट बुक के ऊपर मुझे नजर नहीं आता कि इसको क्यों कलअदम करार दिया जाएगा। वो आइन की किसी भी शिक से किसी भी सूरत में मुनाफी नहीं है, उसका टकराव किसी भी आइन की शिक से नहीं है। और जब अगर कत्ल की सजा अगर किसी को मिले और उसको नायरी जो है वो 5 साल है, जो मॉरल टर्पिट्यूड की बात है, और मॉरल टर्पिट्यूड आप समझते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी 5 साल है। तो उसमें 5 साल कर दी और यहाँ पे कह दिया कि जनाब ये दायमी है। ये एक ऐसा खुला तजाद है जो रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। इसीलिए पार्लियामेंट ने इस अभाम को दूर कर दिया, और मुझे यकीन है कि कोई भी कोर्ट इसको कलअदम करार नहीं देगी इस तरमीम को जो पार्लियामेंट की, बिकॉज ये आइन के ऐन मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है अशतर रोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, सीनियर कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर रोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अशतर रोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो तकरीबन सियासी जमातें हैं उन्होंने वेलकम किया है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बाकी हैं। आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन जो है वो पीछे रह जाता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या अभी उनके पास इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है? देखिए, इस वक्त तो चूंकि केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनको रुजू भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस ले चुकी है और द मैटर इज पेंडिंग देयर। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि तहरीक इंसाफ जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ात उसके मेनली हैं क्या। उसका सबसे बुनियादी जो तहफ़्फ़ुज़ सारी चीज पर मैं समझता हूँ वो ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और वो ये समझते हैं कि ये वही डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो कि इंटरिम दौर में लगाए गए और कुछ पहले पुराने भी चले आ रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने वो आप समझ लें एमपीओज के ऑर्डर भी इशू किए थे, जिसमें पंजाब में तकरीबन गालिबन 2000 लोग अंदर हैं, 3000 ऑर्डर गालिबन इशू हुआ था, केपी में 700 है। तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि आर्टिकल 218(3) का एक तकाजा है आइन की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ साथ एक पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स लगा सकते हैं। वो उन्होंने एसीपी का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने लिखा, लेकिन जजेस ने आगे से चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये भी एक बुनियादी तौर पर गलत स्टेटमेंट थी जो वहां दी गई
क्योंकि एक 17 अगस्त का ऑर्डर है, बेसिकली एक रजिस्ट्रार का लेटर है फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, जिन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर मजीद लिखें ताकि हम इस पर अगली कार्रवाई शुरू करें। उस लेटर का तस्करा ही नहीं किया गया। अब इन तमाम फैक्टर्स की मौजूदगी में आपने ये देखा है कि जहां इलेक्शन आर्टिकल 224 की रू में 90 दिन में होने थे, उसके साथ साथ इन्हीं इलेक्शंस का इनेकाद जो है वो फ्री एंड फेयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तरीके इंसाफ इसके ऊपर एक मौकिफ रखती है। उस मौकिफ को भी बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो दूसरी साइड का मौकिफ है, जिसमें कल काजी फाजीसा साहब ने भी एक सवाल पूछा कि अगर ये चीज कानून में एग्जिस्ट करती थी 2017 से, तो आपने इसको आज तक चैलेंज क्यों नहीं किया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, और अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स लग सकते हैं तो फिर आप उस पर एतराज नहीं कर सकते। तो ये समथिंग इन बिटवीन है। आप 1, 2, 10 ऑफिसर्स पर एतराज करें तो बात समझ आती है, बकौल उनके जो उन्होंने कल कोर्ट में कहा। लेकिन ये दोनों साइड्स की बात ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तो ये चीज शायद इस तरह सूट करती है एट दिस स्टेज, बट तहरीक इंसाफ आई थिंक ये रखती है मौकिफ कि शायद इन ऑफिसर्स की मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो सके। तो ये मामला फिर आपको नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्शियल होगा? या फिर कल भी जैसे सवाल उठा, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन से रुजू क्यों नहीं किया गया, तो आप समझते हैं कि हाई कोर्ट जाने की बजाय इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था तहरीक इंसाफ को पहले? देखिए, चीफ जस्टिस साहब इस प्रेमिस पर आगे चला रहे थे बात कि अगर कुछ अफसरान से आपको एतराज था तो आप उसकी शिकायत करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको चेंज कर देती। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो शिकायत है वो ओवरऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर से है कि सरकारी मुलाजमीन को वहां पर लगाया जाए एन मास। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जो उनका इनके साथ रवैया रहा है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उसकी बेसिस पर वो कह रहे हैं। लेकिन काजी फायजीसा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी एक इंटरेस्टिंग था। वो ये कह रहे थे कि आप एक ओवरऑल पाकिस्तान के 1000 आदमियों पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरा, उन्होंने ऑफ कोर्स ज्यूरिसडिक्शन पर एतराज किया कि लाहौर हाई कोर्ट को नहीं इस मैटर को टेक अप करना चाहिए था जब मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। उसमें मेरा बड़ा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा जवाब ये होगा कि 1843 की प्रोसीडिंग्स एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट पर बेस करती हैं। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बेसिकली उसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी ऑर्डर किया जा सकता है अगर ऑल्टरनेट रेमेडी एग्जिस्ट ना करती हो। और अगर एक पिटीशन फाइल कर दी गई है, उस पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, तो इस बेसिस पर पिटिशनर को कंटेम्प्ट के अंदर बुलाना और फिर ये भी कहना कि हाई कोर्ट के जज के बारे में, मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज है जो कि ऑफ कोर्स अपील में ठीक की जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक मजाज अदालत है और जब वो किसी चीज के ऊपर अपना व्यू दे देती है तो वो बाइंडिंग है आर्टिकल 189 के तहत, तो लिहाजा वो इस चीज को बेहतर समझते हैं कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट की अंदर जो है मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो शख्स भी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की रुकावट में या डेमोक्रेसी की उसमें रुकावट डालेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये बड़ी ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। हो सकता है आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरे इंटरव्यू को ये लिया जाए कि जी ये रुकावट है, तो उस पर भी बुलाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई सब्सटैंशिएटेड प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड पर ना आए कि एक शख्स दीदा दानिस्ता तौर पर कोशिश कर रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस को डीरेल करने की, तो उसमें भी थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, हमने देखा कि अली जफर साहब ने, फिर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी कहा कि शायद ये दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं करनी चाहिए। अली जफर साहब ने तो लालमी का इजहार किया था। तो आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की गलती थी, नहीं जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए था? देखिए, बतौर वकील मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता था और इसमें स्टे ऑर्डर जो है उसके ऊपर प्रेस नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के वकील साहब जो अबूजर सलमान साहब है, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने अपना केस फाइनली आर्ग्यू कर दिया था और जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस पर फाइनल फैसला कर दें ताकि अगर आपका फैसला हमारे खिलाफ हो तो हम आगे चैलेंज करें। फाजिल जज साहब ने जब डिसीजन दिया ये महफूज फैसला, तो उसमें उन्होंने स्टे एप्लीकेशन पर स्टे करके मजीद नोटिस कर दिए। तो मैं यहाँ पर ये समझता हूं कि एक तो तहरीक इंसाफ के वकील साहब की जो अपनी स्टेटमेंट है जो मुझे उन्होंने बताया उसके मुताबिक तो उन्होंने इस चीज को प्रेस नहीं किया। फाजिल जज साहब भी ये कर सकते थे कि इस केस को अगले दिन पर रखते, अटॉर्नी जनरल को बुलाते, नोटिस करके जो भी फैसला इसमें होता, इसको एक्सेप्ट करना था या डिक्लाइन, तो उसमें फाइनल फैसला कर, ताकि ये ना होता कि पिटीशन की पेंडेंसी में इलेक्शन का प्रोसेस रुक जाए। ये भी हमें समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किलात के साथ ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको रिवाइव किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी काविशें हैं। तो अगर वो चीज रिवाइव की गई है तो उसको किसी तरह भी जेपरडाइज नहीं होना चाहिए। आई नो 100% इलेक्शंस कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हो
बहुत सारी इसमें कबाहतें होती हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जब एक कमीशन बनाया गया था, जब खान साहब की रिक्वेस्ट पर कि जी 4 हलकों को खोला जाए, तो उस कमीशन की फाइंडिंग्स ये थी कि आपने देखना होता है कि एक रीजनेबली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। सो इस सारी डिबेट को, मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इलेक्शन आगे पीछे ना हो, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो, और साथ साथ इस पर डिबेट हो सकती थी कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये क्या होगा। लेकिन पंसोटा साहब, इसी के साथ साथ हमने अशतर रोसाब साहब के सामने भी ये सवाल रखा था कि चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स भी थे कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है वो और आइन जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो अब जो मियाँ साहब के हवाले से ख़ास तौर पर बात हो रही है कि मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया, वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, और नून लीग ये दावा भी कर रही है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। तो अगर ये इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं, अगर इनको कलअदम करार दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब के लिए फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वो फिर इंतखाबात में शायद हिस्सा ना ले सकें? देखिए, अगर तो ये प्रोविजन कलअदम हो जाती है तो फिर तो ऑफ कोर्स स्टोरी खत्म हो जाती है। बट अगर ये प्रोविजन कलअदम नहीं भी होती, उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो कहती है कि जो ये नाअहली है, ये बेसिकली ताहयात है जी। और उसके मुकाबले में एक प्रोविजन ऑफ लॉ है जो कि कानून के अंदर इलेक्शन एक्ट की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इन दोनों का तसादुम है, जिसके ऊपर एक तालिबान बेंच भी बना दिया गया है जो इसको इकट्ठा सारे को सुनेगा। मैं पर्सनली तौर पर ताहियात नाअहली के हक में नहीं हूं। मैं हमेशा समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियन के ऊपर ताहियात नाअहली नहीं होती, कोई भी हो। लेकिन इस वक्त एक जजमेंट और उसका आपस में तसादुम, तो अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पर क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना ये होगा कि मियां साहब या कोई भी और शख्स अपने कागज फाइल करेंगे, उन कागजों के ऊपर ऑब्जेक्शंस आएंगी, वो ऑब्जेक्शंस डिसाइड होंगी, जजेस के लिए भी प्रॉब्लम होगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, अब तो चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे कि उनके लिए क्लैरिटी अगर आ जाए तो ये अच्छी बात है। और पॉलिटिशियन के ऊपर कभी भी मेरा ख्याल है कि ताहियात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक रखता हो। तो सर, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के बाद अभी आप जो खदशात थे, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद इंतखाबात के हवाले से जो भी खदशात थे उनको खत्म कर दिया है, रास्ता जो वो रोक दिया है? अब देखिए, बज़ाहिर तो ये बात ऐसे ही लगती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर फिर हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले पंजाब गवर्नमेंट के केस में भी फैसला दिया था। सो अगर तो सुप्रीम कोर्ट वेरी करता है फिर तो बात और है। तो मेरे पास तो एवरी रीजन टू बिलीव कि ये चीज डिले भी हो सकती है। लेकिन चूंकि कल बेंच ने बड़ी अफर्मेटिव तरीके से इस चीज के ऊपर इंसिस्टेंस की है और इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो गया और उसका एक प्रोग्राम अनाउंस हो गया जो सेक्शन 57 है, तो मेरा ख्याल है ये चीज बड़ी मुश्किल होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी को भी इलेक्टोरल प्रोसेस या डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करने देंगे। तो मेरा ख्याल उस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल है कि इसको कोई डिरेल करे या उसकी करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू गार्ड देयर जजमेंट, दे हैव टू एनफोर्स देयर जजमेंट। ठीक है पंसोटा साहब, बहुत टाइम निकला। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजाल जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अशतर रोसाब साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग के रहनुमा एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। इस वक्त अगर हम देखें तो सियासत में पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई या दीगर जमातें, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़कर दीगर जमातों में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह नून लीग में भी हमने देखा कि बलूचिस्तान से, पंजाब से जो है वो रहनुमा शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो आपके अपने जो पुराने साथी हैं वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन उनसे मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं, फिर मेहताब अब्बासी साहब से मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं। तो आप इस मामले पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जब तक कोई ऐसी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आती खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, तो उस पर मैं नहीं समझता कमेंट करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो PMLN के लिए एक असासा रहे हैं और असासा हैं, लेकिन वो ज़रूर जिक्र करते हैं तर्ज सियासत की और कि इस दफ़ा इलेक्शंस जो हैं वो मानी खेज होंगे या नहीं होंगे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस बुनियाद पे वो समझते हैं कि उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ इख्तलाफात हैं या वो लीडरशिप के साथ नहीं, या ओवरऑल उनको एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो मुल्क की है उससे उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल पार्टी के लिए वो असासा रहे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बड़ा लंबा अरसा उन्होंने पार्टी के साथ गुजारा है। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को ज़रूर चाहिए है कि इन मामलात को रिजॉल्व करें। बहरहाल पार्टी हमारी काफ़ी बड़ी है और इसमें देखें लोग
ज़्यादा लोगों का पार्टी के अंदर दाखिला हुआ है अखराज से ज़्यादा, और ये अगर कोई ऐसी खबर आती है तो वो नहायत ही अफसोसनाक होगी। लेकिन सर पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब का मामला भी था, फिर हमने देखा कि एक इजलास में दोनों जो सीनियर रहनुमा हैं वो शरीक भी थे, तो क्या इस हवाले से कोई तस्दीक करेंगे कि उनके जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए? देखिए, टिकट्स के ऊपर जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वक्त आता है तो हर शहर के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस या अपनी पावर को शो करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पार्टी उनको उनके मुताबिक ओब्लाइज करे। तो ये बड़ा नेचुरल एक वक्त होता है जब पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स एक दूसरे से क्लैश भी करते हैं, एक दूसरे से बहस मुबाहिसा भी करते हैं, लेकिन ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं था। दानियाल अजीज साहब को अगर कोई पार्टी के इंटरनल मामलात के ऊपर कोई इशू था तो उसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म विद इन द पार्टी अवेलेबल हैं कि जहां आप वेंट आउट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। उनका इख्तियार करना बेहतर है बजाय कि आप मीडिया पे आके पार्टी के खिलाफ जो है या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बातचीत करें। तो मैं समझता हूं उनको शो कॉज दे दिया गया था, लेकिन वो पार्टी का बहरहाल अभी हिस्सा है। तो लेकिन इस वक्त राना साहब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो आपने सुना होगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। मुस्लिम लीग नून किस तरह देखती है? जो खदशात पहले थे इंतखाबात के हवाले से, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। अभी आप समझते हैं कि तमाम जो रास्ते थे जो या जो खदशात थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, आप समझते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं अब? देखें, 2018 का इलेक्शन जो है वो जुडिशरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जजेस थे, वो आरओज बने, और एआरओज जो थे वो सारे एग्जेक्टिव्स थे। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जुडिशरी का और एग्जेक्टिव का, लेकिन तब भी आरटीएस बिठा लिया गया और इलेक्शंस को रिग कर लिया गया और मैनेज कर लिया गया। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर जुडिशरी होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि 2018 के मामलात आपके सामने। देखिए, ये तो ईसीपी ने जुडिशरी से दरखास्त की थी कि उनको जो डीओज हैं वो जो रिटर्निंग डीआरओज हैं वो उनको जुडिशरी से दिए जाएं। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो गालबन ईसीपी के पास अब एग्जेक्टिव के पास जाने की ही गुंजाइश थी और तीसरी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये जनरलाइज कर देना कि जी पूरे पाकिस्तान में कोई डीआरओ जो है वो एग्जेक्टिव का ना लगे और ये इस पे तफसीस जो है जाहिर करना, देखें ये लॉजिकल नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक उनकी कंप्लेंट्स हैं तो ईसीपी का फर्ज है कि उनकी कंप्लेंट्स को दूर करें, लेकिन ये जनरलाइज कर देना कि पूरे पाकिस्तान में सारी ब्यूरोक्रेसी कोई पीएमएलएन की तो नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो पीटीआई के दौर में भी यही लोग थे जो आज सर्विस दे रहे हैं। तो ये कहना कि वो कोई हमें फेवर करेंगे, हमें ना फेवर चाहिए, ना हम समझते हैं वो हमें फेवर करेंगे। ईसीपी मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार है कि अगर कोई जो है ब्यूरोक्रेट या एग्जेक्टिव जब वो आ जाता है ईसीपी के पास तो उनके मातहत है, और अगर कोई वो इलेक्शन कोड की वायलेशन करते हैं और कोई एविडेंस है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन राना साहब, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने मुस्लिम लीग नून ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की, काफ लीग से भी आपके राब्ते थे, तो इस वक्त आपके पुराने साथी पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो क्या मुस्लिम लीग नून का राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, या आने वाले दिनों में कोई मुलाकात जो है वो मुतवक्के है? देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। वो वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करते हैं, और आपस में मुकाबला है, फैसला अवाम ने करना है। जो रीजनल पार्टीज हैं उनको हमने रीच आउट किया और उनको ना सिर्फ के कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, हमने जो समझते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से कोई कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है उस पर भी मुशावरत की, और वो हमारी इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। तो उसके ऊपर हम आगे बढ़े, लेकिन मैं समझता हूँ जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों का रोल है, और ये हमारा जो कोलिशन थी 16 माह की वो कोई लाजिम नहीं था कि वो कंटिन्यू करनी थी, बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इलेक्शन में तो हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन सर इस वक्त जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी, अब उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उसका नोटिस ले। चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से उनके रिमार्क्स तो सामने आए हैं, तो आप समझते हैं कि नून लीग को इस हवाले से कोई खदशात हैं कि मियाँ साहब के लिए आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं कानूनी तौर पर?
देखें, हमें तो कोई खदशात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ताहयात नाअहली जो है उसके ऊपर तो खुद जुडिशरी कमेंट कर चुकी है कि ये कोई अच्छी जजमेंट नहीं थी, और इसी बुनियाद के ऊपर जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था उसमें तरमीम की गई और उसको 5 साल की मुद्दत को उसको बना लिया गया। तो ये तो हम तो इसको ऐसे पॉजिटिव लेते हैं कि अगर कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, हम समझते हैं कि एक इलॉजिकल फैसला था मेलाफाइडी के ऊपर वो किया गया टारगेट करने के लिए मियाँ साहब को, और जब ये रिवर्स होगा तो वो उसका फ़ायदा सारी सियासी जमातों को होगा, सियासतदानों को होगा, क्योंकि इस तरह के इलॉजिकल फैसले जो हैं वो सिर्फ इसलिए किए जाते थे कि आप वजारत उज़्मा से किसी को निकाल दें और उसका सियासत में दोबारा एंट्री जो है वो रोक दी जाए। तो वो लॉजिक पे मबनी नहीं थे, वो एजेंडा पे मबनी थे। तो लेकिन राना साहब, इस वक्त अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो फारूक नायक साहब ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जो हसास पोलिंग स्टेशंस हों या हल्के हों वहाँ पर मरहलावार इंतखाबात करवाए जाएं। तो इस वक्त जो मुल्क में अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, अगर आप देखें तो इस हवाले से फिर मियाँ साहब की क्या राय है, वो क्या तजवीज़ कर रहे हैं? जो फारूक नायक साहब तजवीज़ दे रहे हैं, आप समझते हैं कि मियाँ साहब भी ऐसी कोई सोच रखते हैं कि मरहलावार हो? देखें, ये इस चीज़ की गारंटी कि किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं आएगी और वहाँ आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होगी, ये इंश्योर करना तो केयर टेकर निज़ाम का और ईसीपी का फ़र्ज़ है। इसी मकसद के लिए ये निज़ाम एग्जिस्ट करता है कि उन्होंने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अब अगर किसी को खदशा है कि बर्फ़बारी बहुत होगी और वहाँ वोटर नहीं पहुँच सकेगा, तो ये जेन्युइन खदशा है। इस पे इंतजामिया को चाहिए है कि वो उधर के मुकामी लोगों को, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के उस मसले का हल निकालें। जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जेन्युइन थ्रेट्स अवेलेबल हैं, पता है कि यहाँ खदशा है, तो वहां भी जो ईसीपी है वो केयर टेकर निजाम के जरिए इंश्योर करे कि ऐसे लोगों के जो इश्यूज तो सर, आप समझते हैं कि जो अमीर मकाम साहब का मौकफ था वो दुरुस्त था? देखें, बिल्कुल ये एक दुरुस्त मौक़िफ़ है कि जहां बर्फ़ें पड़ी, अगर बर्फ़बारी है और वहां किसी ने 10 किलोमीटर से आना है वोट डालने के लिए और वो सड़क ही ना साफ हो, तो वो उसको जो हक है उस बंदे का वोट डालने का, वो तो उससे छीन लिया गया फिर। तो यहाँ तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वो इस तरह के मसाइल का हल निकाले, और अगर नहीं निकाल सकती तो चंद जो 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं कि जहां इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी ना, नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, हो सकता है 1-2 हो, तो वहां फिर डेफिनेटली ये तजवीज़ बुरी नहीं है कि इलेक्शन कुछ अरसे बाद करा दिया जाए जब हालात हमवार हों। लेकिन ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि अब ये तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ओके, ठीक है राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पहले अमीर मकाम साहब ने तजवीज़ दी मौसम के हवाले से या तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए, तो राना साहब भी जो उनका मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। अब देखें कि आने वाले दिनों में इस वक्त जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे सरफराज बुगटी साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया है, तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही में रहते हैं या किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं, या किस पार्टी के टिकट से वो बलूचिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आ सकती हैं। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।